जय हिंद, नमस्कार। भूगोल की श्रृंखला में आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। ये विषय वनडे एग्ज़ाम, नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी तथा राज्य असिस्टेंस प्रोफेसर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन हमारा है, निरपेक्ष आर्द्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अब समझते हैं कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है। निरपेक्ष आर्द्रता को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि एक निश्चित ताप और दाब पर एक हम निश्चित आयतन में, कोई भी आयतन, उसका यूनिट भी कोई मान लें, उस आयतन में देखते हैं कि कितनी जलवाष्प या कितनी नमी की उपस्थिति है, उसी को हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता टेम्परेचर और जल पर निर्भर करती है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण से यहाँ सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है, जिस कारण से यहाँ नमी अधिक रहती है और नमी अधिक होने के कारण यहाँ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सबसे अधिक देखी जाती है। ध्रुव की ओर हम जैसे जाते जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर का अभाव होगा, यानी कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाती हैं, जिस कारण से वहाँ वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जिस कारण निरपेक्ष आर्द्रता भी कम पाई जाएगी। दूसरा हमारा विकल्प है, निरपेक्ष आर्द्रता के वितरण में जल, स्थल व मौसम का प्रभाव अधिक पड़ता है। जी हाँ, ये विकल्प बिल्कुल सही है। जल निर्भर करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो स्वाभाविक है कि जल में इवोपरेशन होगा। स्थल क्या करता है, अगर स्थल में जल नहीं होगा तो वहाँ नमी का अभाव होगा। मौसम क्या करता है, जैसे मौसम में हवाएं चलती हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाने में, यानी कि नमी को ले जाने में मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि ये भी हमारा विकल्प सही है। अब हम देखते हैं तीसरा विकल्प हमारा क्या है। निरपेक्ष आर्द्रता शीत ऋतु के अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तथा रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक नहीं होता है। जी हाँ, आप जानते हैं कि दिन में टेम्परेचर अधिक होता है तो दिन में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होगी, लेकिन ये उसके विपरीत कह रहा है, इस कारण से ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा चौथा विकल्प देखते हैं, महासागरों से दूरी बढ़ने के साथ ही निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे ही हम महासागरों से स्थल की ओर, यानी कि अंदर की ओर, महाद्वीपों की ओर बढ़ते जाएंगे तो जल का अभाव होता जाएगा, यानी कि जो समुद्री मौसम है उसका प्रभाव कम देखा जाएगा, जिस कारण से नमी भी कम होगी। इसलिए ये विकल्प हमारा सही है। तो हमारा राइट आंसर इज सी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आता है, कभी भी आर्द्रता की बात करें और उसमें प्रतिशत की बात करें, तो जब भी प्रतिशत की बात करें तो आप चारों विकल्प पर देखेंगे और जहाँ भी आपको सापेक्षिक आर्द्रता दी हो आप उसको तुरंत टिक कर देंगे, यानी कि आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अब समझते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। सापेक्षिक आर्द्रता को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्तमान में एक निश्चित ताप दाब पर कितनी नमी उपस्थित है, यानी कि जो हमारी वायु है उस वायु में कितनी नमी उपस्थित है। अब जो नमी उपस्थित है वो बात अलग है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो यानी कि उपस्थित नमी और उसकी क्षमता के अनुपात को ही हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ये अनुपात में लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए कैपेसिटी उसकी 6 है और वर्तमान में 3 ग्राम उसमें क्या है,
नमी है। इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे कितने से, 100 से, तो ये हमारा प्रतिशत में आ जाएगा। इस कारण से इसका यूनिट भी प्रतिशत ही होता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है। देखिए फिर से उन्होंने सापेक्षिक आर्द्रता का जिक्र किया है, तो आप बिना सोचे आप प्रतिशत पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, क्योंकि मैंने प्रतिशत को पहले ही डिस्कस कर रखा है कि प्रतिशत क्यों होगा। चौथा है, हमने अभी दूसरी ही प्रश्न में बताया है कि सापेक्षिक आर्द्रता का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता का फॉर्मूला ही पूछा गया है। तो आप देखिए ए नंबर को, निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100, यानी कि मैंने पहले ही बताया था कि निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब होता है कि वर्तमान में कितनी नमी उपस्थित है और उस वायु की कैपेसिटी कितनी है। इन्हीं दोनों का अनुपात ही हमारा सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसी वायु राशि का लगभग आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी जिसकी निरपेक्ष आर्द्रता 10 ग्राम प्रति मीटर क्यूब है, जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक घन मीटर वायु अधिकतम 17.3 ग्राम जल का धारण कर पाती है। देखिए इसमें सिर्फ सापेक्षिक आर्द्रता ही पूछा गया है, आपको कुछ नहीं करना। उन्होंने टेम्परेचर, मैंने पहले ही बता रखा है कि टेम्परेचर क्या होता है, स्थायी होता है, यानी कि दोनों स्थिति में टेम्परेचर एक जैसा होगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ भी है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ भी है। आपको कुछ नहीं करना है कि वर्तमान में कितना है, इतना उपस्थित है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है, 17.3। इससे हम क्या करेंगे, 100 से गुना करा देंगे तो लगभग 58% आ जाएगा। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हम छठा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार की आर्द्रता को प्रतिशत किलोग्राम वायुमंडल जलवाष्प की मात्रा में ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो ये हमारी जो तीसरी प्रकार की आर्द्रता होती है, जिसको हम विशिष्ट आर्द्रता के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमेशा हम 1 kg एयर लेते हैं और उस 1 kg एयर में देखते हैं कि कितने ग्राम नमी है, यानी कि कितने ग्राम उसमें वाटर वेपर है या जलवाष्प है, उसी को हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। तो उसका यूनिट भी यही हो जाता है, यानी कि उसकी इकाई ग्राम प्रति किलोग्राम होती है। हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन वायु संतृप्तता के स्तर का संकेतक है। अब संतृप्तता का मतलब समझते हैं कि वो कब सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट का मतलब है कि वह वायु की स्थिति जिसमें कि जितनी उसमें नमी वर्तमान में उपस्थित है, यानी कि उसकी फुल कैपेसिटी, इसके बाद वो 1 ग्राम भी अधिक नमी अपने पास नहीं रख सकती। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी वो स्टेज जो संघनन की स्थिति हो जाए, उसी को हम कहते हैं क्या, संतृप्तता। तो वही कह रहा है आर्द्रता धारण की क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। हम चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है हमारा, आर्द्र क्षेत्रों के आवास्य में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को कहा जाता है जल क्रमक। ये कुछ विशेष नहीं है, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं जल क्रमक। हमारा 9वां प्रश्न है, वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन बोवेन ने किया था। नेक्स्ट है हमारा 10वां प्रश्न, निम्नलिखित
बादलों यानी कि मेघों में कौन वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो वो होता है हमारा पच्छाद मेघ। स्तरीय मेघ जो होते हैं वो सबसे निचले होते हैं, जैसे आप शब्द से ही समझ रहे हैं, स्तरीय यानी कि स्ट्रेटिफाइड। और जो पच्छाद मेघ होते हैं ये सबसे ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। जब भी आप देखते हैं कि स्वच्छ आकाश होता है तो रुई की भांति कुछ हमें आकाश में दिखाई देते हैं जो छोटे छोटे हिमकणों से मिलकर बने होते हैं। ये चक्रवातों का संकेतक होते हैं, यानी कि जिन क्षेत्रों में चक्रवात आने की संभावना होती है तो सबसे पहले वहाँ पच्छाद मेघ दिखाई देते हैं। तो ये हमारे आज के 10 प्रश्न खत्म होते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।